सबकॉन्शियस, ठीक है, समझ आ रही है, इनटू अनकॉन्शियस. दिस इज Assalamu अ alaikum सेल्फ class. डिफेंस We all are mechanism. good. Please ask your other students to join fast. अलग स्टोरी है, पर मैं आपको बस चाह रही थी कि जब हम सप्रेशन कर रहे होते तो उन्हें हम क्या फेलोज क्या से कर बोलें रहे होते जल्दी हैं, जल्दी ज्वाइन आपको कर ये लें पता चल रहा है. ताकि हम क्लास स्टार्ट करें. जी क्लास, तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं. मुझे ये बताइए कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था. वो अकेले काम नहीं कर सकती थी, उसे सबके दरमियान में रहना था, क्योंकि उसको उन थॉट्स से मैम लास्ट लेक्चर में हमने यू नो रैशनलाइजेशन तक किया था, उसमें ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का. रैशनलाइजेशन हम लोगों ने फ्रॉइड को पूरा पढ़ा होगा. फिर अगर हमने रैशनलाइजेशन भी पढ़ी थी और एडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स भी पढ़ा था तो ठीक है. साइको एनालिसिस हमने पढ़ लिया था. तो नेक्स्ट इज ह्यूमनिस्टिक अप्रोच. ठीक है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के मुताबिक जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि ह्यूमनिस्टिक वाले कहते हैं कि इंसान अपनी मर्जी से रहे, जो मर्जी करे, इंडिपेंडेंट है, फ्री विल के साथ रहेगा, वो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे उसको. ठीक है, हम उस पर पाबंदी नहीं लगाएंगे. अब इसमें दो तरह के दो लोग थे. वन वाज कार्ल रॉजर्स एंड द अदर वाज अब्राहम मैस्लो. रॉजर्स ने क्या बोला था कि लाइफ इज ऑल अबाउट लिविंग टूवर्ड्स फुल पोटेंशियल.
ठीक है। अब वो सबका पोटेंशियल अलग अलग होता है, इंडिविजुअलिस्टिक होता है वो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उसने बताया था कि हर इंसान को बराबर इज्जत मिलनी चाहिए, नो मैटर व्हाट, हर इन विच इज कॉल्ड अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। उसने एक और थ्योरी भी दी थी जिसका जिसकी एक ना वो थी थेरेपी, सॉरी, एक थेरेपी भी इंट्रोड्यूस करवाई थी उसने, एक इंटरवेंशन जिसे कहते हैं REBT, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसके मुताबिक जिसमें क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच उसने यूज की थी। क्लाइंट सेंटर अप्रोच का भी यही मकसद है कि हम जो हमारा क्लाइंट है ना, ये जो हमारा पेशेंट है, हम उसको लेके चलेंगे, उसको जो चाहिए, उसको जैसा ट्रीटमेंट चाहिए, जैसी बात उसे करनी है, उस हम अपनी थेरेपी को उसी प्रोसेस के थ्रू लेके चलेंगे, हम अपना एड ऑन नहीं करेंगे। सो क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच और साथ अनकंडीशनल पॉजिटिव रिकॉर्ड, हम उसे वैलिडेशन भी प्रोवाइड करेंगे, उसको अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड यानी कि उसकी इज्जत करेंगे, और जो मर्जी हो जाए हम उसके साथ कुछ भी अगर वो नेगेटिव भी बात कर रहा है तो भी हम उसको पॉजिटिवली ही वैल्यू करेंगे उसकी उस बात को, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है अब्राहम मैस्लो की। हमने पहले भी पढ़ा था नीड्स ऑफ हायरार्की के बारे में। अब उसके मुताबिक there are 5 नीड्स ऑफ हायरार्की, यानी कि 5 ऐसी नीड्स होती हैं स्टेप बाय स्टेप जो हम अचीव करते हैं, वो भी हम अपनी पोटेंशियल के थ्रू या वो अपनी प्रायोरिटीज के मुताबिक हम इस्तेमाल करते हैं, उन नीड्स को पूरा करते हैं, फुलफिल करते हैं। सबसे पहले आता था बायोलॉजिकल नीड्स। बायोलॉजिकल नीड्स में होता ये है कि हम अपने थर्स्ट, हंगर, जो है लाइट, और साथ नहीं, लाइट नहीं, एक्चुअली वो क्या कहते हैं उसको, एयर, ऑक्सीजन वगैरह पूरी करते हैं। दिस इज व्हाट आर बायोलॉजिकल नीड्स। जिसकी ये चीजें पूरी हो गई हैं, अब वो अगली जो है CD की तरफ चलेगा, जो कि है सेफ्टी नीड्स। अब सेफ्टी नीड्स में डेफिनेटली होता ये है कि हमें घर चाहिए होता है, ऑर्गेनाइज्ड चाहिए होता है, साथ ही साथ जो है सेफ स्पेस होनी चाहिए, एनवायरनमेंट सेफ होना चाहिए, खतरा नहीं होना चाहिए जान का या किसी भी किस्म का, उसी हम होम कहते हैं, सेफ्टी नीड्स होम। अब जिनका ये भी पूरा हो जाता है तो फिर वो नेक्स्ट फर्दर बढ़ते हैं आगे, जो कि चलते हैं लव एंड बिलोंगिंगनेस की तरफ। उनको प्यार करने वाले लोग और वो खुद जिससे प्यार कर सके, ऐसा एक सराउंडिंग चाहिए होती है जिसमें बहन भाई, माँ बाप, रिलेटिव्स, आपका पार्टनर के सारे आते हैं, और सोसाइटी भी जिसमें आपको अटेंशन मिल सके, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है, क्योंकि हम सोशल एनिमल्स है ना, तो उसी तरह हम चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आता है एस्टीम नीड्स, यानी कि हमें अब बड़ा आदमी बनना है, कॉम्पिटेंसी चाहिए हम लोगों को ज्यादा सेल्फ एफिकेसी चाहिए, खुददारी, खुद मुख्तारी, यहाँ वो चीजें आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद जिनकी ये लेवल भी कंप्लीट हो जाता है और वो आगे जाना चाहते हैं तो फिर देयर इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये हाईएस्ट पोटेंशियल है, फुलेस्ट पोटेंशियल, जितना हो सकता है, जितना कोई इंसान अचीव कर सकता है उसमें सबसे हाईएस्ट डिग्री है। इसमें होता ये है कि इंसान खुद से और अपने डिवाइन से कनेक्टेड होता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो कहाँ रह रहा है, वो क्या जो है उसके साथ हो रहा है। ये प्रॉफिटहुड वाली जो है ना स्टेट है, जैसे कि हमारे सेंट्स, दरवेश, वलीउल्लाह लोग, उनकी कहानियां हम तक पहुंचती हैं। तो ये उस तरह के लोग हैं जो सिर्फ इंसानियत की खिदमत करने के लिए बैठे हैं, उन्हें इससे कोई सरोकार नहीं
इंसानियत उनके बारे में क्या सोच रही है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई उनको पत्थर मार रहा है, जो भी है, सबके साथ एक जैसा बिहेवियर है उनका। और वो यहाँ पर सिर्फ इंसानियत की खिदमत करने और तबलीग करने आए हैं। ठीक है, ये उनका पर्सपेक्टिव है, ये उनका गोल है, और बस इसी को उन्होंने अचीव करना है। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई उनके बारे में क्या सोच रहा है और कैसे सोच रहा है, उन्हें बस इसे कंप्लीट करना है, दैट्स इट। ये उनकी असाइनमेंट है, ये उनका गोल है, उन्हें इसे अचीव करना। सो ऐसा बहुत कम लोग होते हैं, बहुत ही माइनर सी पॉपुलेशन है जिसका ये जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंच पाती है। तो ये थे 5 स्टेजेस अकॉर्डिंग टू मास्लो। और मास्लो ने बोला था कि भाई सब अपने अपने पोटेंशियल, अपनी अपनी एनर्जी, अपनी अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से जो है इस लैडर को पूरा करते हैं। इसे लाइफ लैडर भी बोलते हैं। इस लैडर को पूरा करते हैं जहाँ जिसकी एबिलिटीज उसको लगता है कि बस अब मेरी बस हो गई है या इतना काफी है मेरे लिए, तो वहां वो स्टॉप कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देयर इज another school of thought, जिस स्कूल ऑफ थॉट कह रही हूँ, पर्सपेक्टिव, लर्निंग पर्सपेक्टिव ऑफ पर्सनालिटी। अब लर्निंग पर्सपेक्टिव में क्या आता है, इसमें यह आता है कि हमारी जो लर्निंग है वो हमारी पर्सनालिटी को कैसे शेप अप करती है। जैसे कि हमने पहले भी बिहेवियरिज्म में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, बीएफ स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग दी थी। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या करती है, ये बताती है हमें कि हम सीखते हैं बाय द कॉन्सिक्वेंसेस। जिसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे होंगे हम उसे अडाप्ट कर लेंगे और जिसके बुरे होंगे हम उसे छोड़ देंगे। सो ऑपरेंट कंडीशनिंग इज ऑल्सो कॉल्ड लर्निंग बाय कॉन्सिक्वेंसेस। इसके अलावा ऑपरेंट कंडीशनिंग को इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग भी बोलते हैं। अब इसमें एक एक्सपेरिमेंट में बताऊंगी। यहाँ पर स्किनर ने एक्सपेरिमेंट किया था, पिजन को उसने पिंजरे में रखा था, पिंजरे में एक और बार्स लगा दी थी, बार्स के पीछे फूड पैलेट रख दी थी। ठीक है, और फिर आगे बार्स लगा के साइड, बार्स के साइड पे 2 बटन्स रख दिए थे, रेड एंड ग्रीन। रेड पे पिजन ने पैक किया तो उसको शॉक मिला, जबकि ग्रीन पे पैक किया तो उसे फूड मिल गया। तो बार बार ट्रायल एंड एरर कर करके उसने सीख लिया कि इफ पिजन हैज टू हैव फूड तो उसको ग्रीन पे पैक करना पड़ेगा, अदरवाइज उसको रेड से शॉक मिलेगा। सो कॉन्सिक्वेंसेस से उसने सीख लिया कि वो ग्रीन पे पैक करेगा। एंड यस, कुछ अरसे बाद दोबारा पिजन को उस जगह रखा गया, उसी सेम पिंजरे में, तो उसने बगैर किसी मसले के जो है ग्रीन को पैक किया और खाना ले लिया। रेड को उसने बिल्कुल पैक नहीं किया। ठीक है, दिस इज व्हाट लर्निंग बाय कॉन्सिक्वेंसेस। नेक्स्ट अगर हम चलें तो दैट इज अनदर टाइप ऑफ कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग हमें दी थी पावलोव में, रशियन फिजियोलॉजिस्ट था, जिसने देखा, जो ना अपने लेबोरेटरी में तजर्बा करा था डॉग के सैलिवेटरी ग्लैंड्स पे, सैलिवेशन ग्लैंड्स पे। ठीक है, उसने ये देखा कि जब भी उसका नौकर जो कि कुत्ते को खाना प्रेजेंट करता है वो उसके सामने आता है ना, तो कुत्ता ड्रूल करना शुरू कर देता है। so, उसने क्या किया, उसने ना नौकर के खाना प्रेजेंट करने से पहले घंटी बजाना शुरू कर दी। यानी कि पहले घंटी बजती थी, फिर नौकर खाना लेके आता था और फिर कुत्ते को खाना दिया जाता था। तो उसने आहिस्ता आहिस्ता ये देखा कि कुत्ते ने सिर्फ नौकर के आने पर जो वो ड्रूल करता था ना, उसे करना बंद कर दिया है। अब वो घंटी के बजने पर ही ड्रूल करना शुरू कर देता है। ठीक है, सो इस तरह उसने सीख लिया कि जो बेल है उसको उसने कंडीशन कर दिया with presentation of food. So this is called classical conditioning, और इसको learning by association भी कहते हैं। जैसे उसने बेल को एसोसिएट कर दिया
with the food tray and the person. ठीक है, so this is also called learning by association. अब हम बात करेंगे एक और बिहेवियर्स था जिसका नाम था थॉर्नडाइक. अब थॉर्नडाइक ने क्या किया, उसने ना लॉज उसने उसका जो तरीका था ना, दैट वाज लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर. हम ट्रायल एंड एरर कर करके सीखते हैं अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक. और इसने एक और लॉ इंट्रोड्यूस करवाया था, दैट वाज लॉ ऑफ एक्सरसाइज. जितना हम एक्सरसाइज करते हैं किसी चीज के बारे में, उतना ही ज्यादा अच्छा हम उस चीज को परफॉर्म कर पाते हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं there was another one named Bandura. एल्बर्ट बंडूरा उसने क्या किया था, उसने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था लर्निंग बाय मॉडलिंग का. यानी कि हम चीजों को माहौल में देखते हैं और फिर हम लोग उसको परफॉर्म करते हैं. दैट इज लर्निंग बाय मॉडलिंग. इसको लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं और लर्निंग बाय इमिटेशन भी बोलते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें इसने बच्चों के ग्रुप्स लिए थे. एक ग्रुप को इसने एक कमरे में रखा जहां स्क्रीन पे एक आदमी डॉल को बुरे तरीके से मार रहा था, नोच रहा था, फाड़ रहा था. बाद में इसने उन्हीं बच्चों को सेम डॉल दी और देखा कि जो बच्चों ने जैसा बिहेव करते हुए उस आदमी को देखा था ना, वैसा ही उस डॉल के साथ जो है ना बिहेव कर रहे थे. उनको नोच रहे थे, मार रहे थे, सेम उसी तरीके से. एक और उसने ग्रुप लिया, उसको उसने एक और जगह, एक और कमरे में बंद किया. वहां पर स्क्रीन पर एक स्पेसिफिक तरीके से गुड़ियों के साथ खेल रहे थे. बाद में बच्चों को गुड़िया प्रेजेंट की गई तो उसने देखा कि जिस तरह वहां स्क्रीन पे उन्होंने देखा था ना खेलते हुए, बच्चे सेम उसी तरह उस चीज को जो थे वो कर रहे थे, परफॉर्म कर रहे थे, वैसे ही खेल रहे थे बच्चे उसके साथ, गुड़िया के साथ. फिर एक और जो ग्रुप था उसने लिया, उसको उसने कुछ भी नहीं दिखाया पहले, सिर्फ गुड़िया दे दी. तो उसने ये देखा कि जैसे कन्वेंशनली बच्चे आम तरीके से खेलते हैं ना, वो वैसे नॉर्मली खेल रहे थे. तो इससे पता चला कि हम लोग चीजों को देखते हैं, यानी कि ऑब्जर्व करते हैं और फिर इमिटेट करते हैं, यानी कि उसको वापस से परफॉर्म करते हैं. लोगों की नकल उतार, इमिटेशन इज नकल उतारना. तो हम लोग लोगों से सीखते हैं और फिर उसके बाद उसको अपने रूटीन में शामिल कर लेते हैं. ठीक है, बंडूरा के एक्सपेरिमेंट से ये पता चला. सो उसका एक्चुअल में काम था लर्निंग बाय मॉडलिंग. अब हम बात करते हैं जूलियन रॉटर. एक और थेरिस्ट था जिसके मुताबिक उसने बोला कि ठीक है, तुम लोग पर्सनालिटी के बारे में जो भी कहते हो ठीक है, मैं भी उससे एग्री करता हूँ, लेकिन मैं एक और चीज मानता हूँ कि पर्सनालिटी को ना और दो चीजें हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं. एक है कि इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, दूसरा एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल. जो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वाले ये लोग जो है ना, ये सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, इन्हें लोगों की कोई परवाह नहीं होती. और ये वो लोग होते हैं जो कहते हैं हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं. ठीक है, जो एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल वाले होते हैं वो बाहर की चीजों से मोटिवेट होते हैं, बाहर के लोगों से उनको रिएश्योरेंस चाहिए होती है, मोटिवेशन चाहिए होती है, और उनके हिसाब से उनकी किस्मत कोई और कंट्रोल कर रहा होता है. ठीक है, अब बात करते हैं, उसने एक और जो है ना दिया था, कैटेगरी इंट्रोड्यूस करवाई थी जिसका नाम था लर्न हेल्पलेसनेस. मतलब ये जो लोग होते हैं ना, ये होपलेस होते हैं और अपने आप को हेल्पलेस फील करते हैं. तो इनके मुताबिक होता ये है कि ये बोलते हैं कि हमारे तो करने में कुछ है ही नहीं, तो हमारे बस में कुछ नहीं है, हम तो कुछ नहीं कर सकते. इट्स बियॉन्ड आवर ऑन हैंड्स. हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में है ही नहीं कुछ करना. ठीक है, सो हेल्पलेसनेस एंड होपलेसनेस इन्होंने सीख ली होती है. डिप्रेशन, ज्यादातर ऐसे लोग ना ज्यादातर डिप्रेसिव सोल्स होती हैं. दैट्स ऑल विद द लर्निंग पर्सपेक्टिव.
एंड ऑल डन नाउ। अब हम बात करते हैं पर्सनालिटी की असेसमेंट की। पर्सनालिटी को असेस कैसे किया जा सकता है? देयर आर डिफरेंट वेज। सबसे पहले इंटरव्यूज हैं, मॉक इंटरव्यूज होते हैं, जैसे कि हमारे CSS, PMS और सारे जो उनसे एकेडमिक जो हमारे इंटरव्यूज होते हैं, जैसे कि MS का इंटरव्यू या PhD का इंटरव्यू हुआ, वो टेस्ट के बाद जो इंटरव्यूज होते हैं, यू नो, गेट हो गया, हैट हो गया, बट उसके बाद आपका इंटरव्यू भी है। इंटरव्यू क्या, आपकी पर्सनालिटी को असेस करने के लिए कि आर यू रियली कैपेबल ऑफ हैविंग और परस्यूइंग दैट डिग्री और नॉट। ठीक है, अब इट डिपेंड्स वो यूनिवर्सिटी कैसे लेती है। खैर, अगर आपने CSS वगैरह के कोई मॉक इंटरव्यूज जैसे यूट्यूब वगैरह पे आते हैं देखे हो, तो उसमें आपको पता चलेगा कि वो लोग आपका उठना बैठना, आपके पहनना ओढ़ना, बात करने का अंदाज, और जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, साथ ही साथ पर्सनालिटी टेम्परामेंट्स देख रहे होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ साथ आपको देख रहे होते हैं सिचुएशन हैंडलिंग कैसे करते हैं आप लोग। तो ये सारी चीज़ें वो देख रहे होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी आप पर्सनालिटी को असेस कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस है। अब बात करते हैं टेस्ट की। सबसे पहले आता है प्रोजेक्टिव टेस्ट एंड फिर आता है नॉन प्रोजेक्टिव या सब्जेक्टिव टेस्ट। प्रोजेक्टिव टेस्ट में सबसे पहले HTP, हाउस ट्री पर्सन टेस्ट। आदमी को बोला जाता है कि भाई ये बनाओ, हाउस बनाओ, फिर कहता है ट्री बनाओ, फिर कहता है पर्सन बनाओ, और फिर वो एक प्रॉपर मैनुअल होता है, उसके थ्रू असेस किया जाता है। एंड फिर उसके बाद ये होता है प्रोजेक्टिव टेस्ट। प्रोजेक्शन जैसे हमने पढ़ी थी फ्रॉइड के सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म में, जिसके मुताबिक हम अपनी इम्पल्सेस खुद को सेफ साइड में रखने के लिए दूसरों पे इम्पोज कर देते हैं। अच्छा जी, तो हम उसी तरह प्रोजेक्टिव टेस्ट में भी अपनी इम्पल्सेस को प्रोजेक्ट करते हैं टूवर्ड्स स्टिमुलस, जो भी हम लोगों को बनाने के लिए दिया जाता है या जो चीज़ हम लोगों से परफॉर्म करने के लिए कही जाती है उसमें। ठीक है, होता यह है कि जैसे कि हाउस बनाना है, तो जैसे मैंने सोचा है हाउस के बारे में, जैसे मेरी परसेप्शन में हाउस होता है वैसे ही बनाऊंगी मैं डेफिनेटली। ठीक है, इसके अलावा ट्री एंड पर्सन भी सेम मैं वैसे ही बनाऊंगी जैसे मेरे ख्याल में ट्री होना चाहिए या होता है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देयर इज अनदर टेस्ट नेम एज RISB, रॉटर्स इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक। अब RISB में होता ही है कि कुछ ब्लैंक्स दी जाती हैं, उसे फुलफिल करना होता है, एंड आपको अपने मुताबिक करना होता है, आपको कोई डायरेक्शन नहीं दी जाती। जैसे कि उस ब्लैंक में लिखा होता है मैं क्या, आगे लंबी सी डैश है, अब आपको खुद फुलफिल करना है कि भाई मैं को किस तरह प्रेजेंट करना है आपने, आपको कोई डायरेक्शन नहीं दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भाई बात आती है यहाँ पर उसकी TAT, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। अब TAT में क्या होता है, कुछ कार्ड्स होते हैं, पिक्चर कार्ड्स, उसको प्रेजेंट किया जाता है, और ये एक्चुअली इन टोटल 20 होते हैं, कुछ बच्चों के लिए होते हैं, कुछ बड़ों के लिए होते हैं। तो होता ये है कि प्रेजेंट किया जाता है इन कार्ड्स को, और बोला जाता है कि आपको जो भी कैरेक्टर्स जो भी काम करते हुए नजर आ रहे हैं उन सबको इंक्लूड करके एक कहानी लिखनी है आपने।
और फिर जब आप वो कहानी लिखते हैं तो फिर उनकी इंटरप्रिटेशन होती है, उसमें से डिफरेंट चीज़ों को असेस किया जाता है, आपके पैटर्न्स को देखा जाता है। सो दिस इज TAT, थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट। ये भी इस्तेमाल किया जाता है, ये भी प्रोजेक्टिव टेस्ट है। इसके अलावा देयर इज अनदर टेस्ट नेम एज रोशाक इंक ब्लॉट टेस्ट। अब उसमें क्या होता है, रोशाक एक जो है साइकोलॉजिस्ट था जिसने ना एक कार्ड पर, जिसने कार्ड्स पर इंक फेंकी तो इंक ब्लॉट्स बन गए। उसने लोगों से पूछा, डिफरेंट कार्ड पे फेंकी थी उसने इंक, उसने लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि बताओ ये क्या है। तो किसी ने बोला कि ये नाइफ है, किसी ने बोला ये आदमी है, किसी ने बोला ये बटरफ्लाई है, एंड सो ऑन। तो उसके मुताबिक अपने अपने परसेप्शन के मुताबिक सब लोग जो है चीज़ों को परसीव करते हैं। अच्छा, ये बहुत ही आउटडेटेड है, इसको एक्चुअली यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक बैकग्राउंड नहीं है। ये बस यही लोगों की परसेप्शन ही मुझे कर रहा होता है, पर्सनैलिटी का इसमें सच कोई बैकग्राउंड नज़र नहीं आया, इसलिए ये आउटडेटेड है और इसे यूज़ नहीं किया जाता। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट की। अच्छा, पिछले टेस्ट प्रोजेक्टिव या सब्जेक्टिव इसलिए थे क्योंकि उसमें बाइसनेस ऐड हो सकती है। जो बंदा आपका रिजल्ट कंपाइल कर रहा है वो अपनी बाइसनेस ऐड कर सकता है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन भी तो वो खुद ही कर रहा है ना। वो अपने मुताबिक उसको रेट करेगा और फिर उसके बाद उसको उसका इंटरप्रिटेशन कर देगा। तो यहाँ बाइसनेस के चांसेस हैं, लेकिन जो हमारा स्टैंडर्डाइज टेस्ट है उसमें बाइसनेस के कोई चांसेस नहीं है। कैलकुलेटेड रिजल्ट्स होते हैं जिसका स्पेसिफिक मतलब होते हैं, ठीक है। इसमें कोई किसी किस्म का जो है ना मसला नहीं हो सकता, इसलिए इन्हें स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट भी बोलते हैं। सो सबसे पहले आता है 16 PF। 16 PF हमारा वो टेस्ट है जिसमें 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स को मेजर किया जाता है। कैटल के, अगर आपको याद हो, हमने कैटल के ट्रेड थ्योरीज में कैटल के सोर्स ट्रेड्स एंड सरफेस ट्रेड्स पढ़े थे, जो जिसमें उन्होंने बिग 5 ट्रेड्स बताए थे, ठीक है। सो उन्हीं ट्रेड्स पर कॉन्सिस्ट करता हुआ इसका ये टेस्ट है जिसमें आपके चेक किया जाता है। ये MCQs बेस्ड टेस्ट है जिसमें चेक किया जाता है आप ट्रस्टवर्दी हैं या सस्पिशियस हैं, आपका पर्सनालिटी टेम्परामेंट क्या है, आप छोटी छोटी बातों पे टची तो नहीं हो जाते हैं, फिर साथ में आप सोशिएबल हैं या जो है इंट्रोवर्ट हैं, फिर इसके अलावा आपका कम्युनिकेशन टोन कैसी होती है, कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं आप, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसी है आपकी। तो ये सारी की सारी चीज़ें वो ये टेस्ट मेजर कर रहा होता है। 16 PF MCQs बेस होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये भी आर्मी वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आती है बात उस पर MMPI, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी। सो मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी में एक्चुअली ये ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं आपके पर्सनालिटी में डिसऑर्डर की टेंडेंसीज को मेजर करने के लिए कि आपकी पर्सनालिटी में किस डिसऑर्डर के लिए टेंडेंसीज ज़्यादा हैं, ठीक है। सो ये एक्चुअली 2 तरह के फॉर्म होते हैं, लॉन्ग फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। लॉन्ग फॉर्म में तकरीबन 500-550 सवाल होते हैं MCQs, और जो शॉर्ट फॉर्म है उसमें 200-250 होते हैं तकरीबन। अब काम ये दोनों एक ही कर रहे होते हैं, ठीक है। लॉन्ग फॉर्म ज़रा इन डेप्थ कर रहा होता है, शॉर्ट फॉर्म में ज़रा थोड़ा छोटा कर दिया है, कर वो भी काम सही रहा होता है। फीमेल मेल 2 वर्जन्स भी होते हैं इसके अलग अलग। इसको भी यूज़ किया जाता है आर्मी वगैरह में या हायर रैंक्स के जो आपके है ना पोस्ट, उसके लिए आपकी पर्सनालिटी असेस करने के लिए। जितने भी पर्सनालिटी टेस्ट हैं ये तकरीबन सब यूज़ किए जाते हैं हमारे आर्मी में, नेवी में,
पुलिस के महकमे में एंड सो ऑन, जितने भी CSS वगैरह के सारे एग्जाम्स हैं उसमें तकरीबन ये सारे यूज किए जाते हैं टू सम एक्सटेंट। इस तरह हो गया हमारा पर्सनालिटी वाला चैप्टर कंप्लीट। अब अगली बात करते हैं मोटिवेशन एंड इमोशंस की, लेकिन उससे पहले हम 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं। 10:05 पे वापस रिज्यूम करते हैं क्लास को। अब यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को? यस मैम। ठीक हो गया। अब ना 10:05 पे हम रिज्यूम करते हैं क्लास।
जी, तो क्लास हम रिज़्यूम करते हैं अपनी क्लास को, अपने लेक्चर को। अब हम पढ़ते हैं इमोशंस। व्हाट आर इमोशंस? जिन्हों गाइस व्हाट आर इमोशंस? मेरी आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को? इसमें तो इमोशंस क्या होते हैं नहीं पता आप लोगों को? मैम वो किसी तरह का एक्सपीरियंस जो हमें मतलब कोई भी चीज़ किसी चीज़ के रिस्पॉन्स में जो हम फील करते हैं, जो हमारे थॉट्स होते हैं, वो हमारी फीलिंग्स हों। राइट। इनसाइड आउट देखिए किसी ने? किसी ने नहीं देखी इनसाइड आउट? मैम ये चैट में कुछ लिख रहे हैं, देखिए। देख रही हूँ मैं। राइट। तो ये सब अपने माइक खोल भी तो सकते हैं वैसे बाय द वे। एनीवे, इनसाइड आउट में सारे इमोशंस है ना? ग्रीव, डिस्गस्ट, एंगर, एंजाइटी, एंजाइटी एक्चुअली फियर, जॉय, सैडनेस। तो सारी चीजें, दीज आर इमोशंस, बेसिक इमोशंस। और जिन्होंने नहीं देखी वो जाके देखें, उनको बड़ा अच्छा पता चलेगा कि हमारे इमोशंस हमारे साथ किस तरह काम कर रहे होते हैं हमारी बॉडी को चलाने में, और किस तरह वो हमारी लाइफ बेहतर कर रहे होते हैं या लाइफ खराब कर रहे होते हैं। तो उसके 2 के 3 पार्ट्स आ गए हैं। हाँ, 3 पार्ट्स आ गए हैं इसके। 2 पार्ट्स आए हैं। 2 आए हैं मैम। हम्म। हाँ, मैंने दोनों ही देखे, मैं हमें तीसरा भी आ गया है शायद। एनीवेज, चलो जाके देखना जरूर जिसने नहीं देखी। उसको पता चलेगा इमोशंस किस तरह से काम कर रहे होते हैं हमारी बॉडी में और हमारी डेली लाइफ हैबिट्स या हैपनिंग्स में क्या किरदार होता है उनका। अब हम बात करते हैं इमोशंस आए कहाँ से और ये किसने इंट्रोड्यूस करवाए, कहाँ से पता चला, हम लोग कैसे पढ़ेंगे इसको। इमोशन का वर्ड लिखला है, लैटिन का एक वर्ड है दैट इज इमोव्ड। इमोव्ड का मतलब है टू ट्रैम्बल, टू शेक। ठीक है। सो इमोशंस बेसिकली हमारी वो कैपेसिटी होती है जो कि जो कि हमें एक स्टिरअप सिचुएशन में ले जाती है, हमारे ब्रेन को स्टिरअप सिचुएशन। एंड उसके बाद हमारा ग्लैंड्यूलर सिस्टम और हमारा जो ऑटोनॉमिक सिस्टम है हमारे ब्रेन का, वो और साथ ही साथ मस्कुलर सिस्टम, ये एक्टिव हो जाता है, ये मिलके काम करना शुरू कर देता है। दैट इज इमोशनल स्टेट। ठीक है। आप लोगों के पास बुक है ना, बुक्स और आउटलाइन है ना आपके पास? मैम बुक है लेकिन आउटलाइन नहीं है। ओके, मैं आपको आउटलाइन सेंड करती हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके नजीब, मैंने आपके साथ ना आउटलाइन शेयर कर दी है, पहले भी की हुई थी वैसे बाय द वे। आउटलाइन और बुक इकट्ठी शेयर की हुई है। जी मैम देख लिया मैंने, मैं दोबारा से शेयर कर देता ओके।
अच्छा जी, इमोशंस एक्चुअली इट्स अ स्टिर अप स्टेट, जैसे मैंने आपको बताया, और वो किसी भी इंडिविजुअल को उसके बॉडी में चेंजेस लेके आती है, जिससे उसका जो है जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो, उसका मस्कुलर सिस्टम एंड उसका ग्लैंडुलर सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें वॉटसन की, तो इमोशंस आर नॉट बोर्न, दे आर एक्वायर्ड थ्रू लर्निंग बाय कंडीशनिंग। Emotion can be evoked and can also be eliminated by conditioning method। ये हम नहीं पढ़ेंगे, हम कैनन और वुडबर्थ पढ़ेंगे। ठीक है, कैनन के मुताबिक इमोशन इज द पैटर्न ऑफ certain reaction which is expressed in the fast speed of circulation, respiration, digestion, autonomic nervous system and adrenal gland। एक्चुअली ये जितनी भी सिस्टम्स का नाम लिया हुआ है ना यहाँ पर, ये सारे के सारे एक्टिवेट हो जाते हैं, और स्पीडी इनकी जो काम करने की जो है एक स्पीड है ना, वो फास्ट हो जाती है। ये हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं आगे आने वाले जो है टॉपिक्स में, कि ये प्रॉपरली इसने क्या बोला हुआ है। अच्छा, बात करते हैं कि इमोशंस को हम ऑब्जेक्टिवली भी ऑब्जर्व कर सकते हैं और सब्जेक्टिवली भी। जो ऑब्जेक्टिविटी होती है ना, उसमें इमोशंस जो है, जैसे कि हम किसी का हंसना, किसी का रोना, किसी का जो है ताली बजाना, मारना, ये सब देख सकते हैं। दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर टू सम इमोशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देयर इज सब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिव ऑब्जर्वर। अब सब्जेक्टिविटी में बात आती है हमारी उसकी हम खुद उस चीज को जो है ना सेल्फ रियलाइज कर सकते हैं। जैसे कि इंटरनल ग्रजेस विदहोल्ड कर लेते हैं, जब हम उस बंदे को देख के गुस्सा तो आ रहा था, मगर वी आर रिस्ट्रिक्टेड, हम उसको शो नहीं करा रहे होते, हम किसी को भी शो नहीं करा रहे होते। आई एम सैड बट आई एम नॉट शोइंग दैट आई एम सैड, दिस इज समथिंग व्हाट आई नो इट, दिस इज व्हाट सब्जेक्टिविटी। हाँ, इस चीज को हम लोग मेजर कर सकते हैं थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स, जो एक स्पेसिफिक ना वो होते हैं हमारे पास, क्या कहते हैं उसको, स्केल्स होते हैं जो हमारी इन चीजों को मेजर करते हैं। अब इनकी वर्बल एंड नॉन वर्बल दो तरह की कम्युनिकेशन हो सकती है। वर्बल में जैसे हम यूज ऑफ वर्ड्स करते हैं, लेबलिंग करते हैं वर्ड्स की। ठीक है, सो दिस इज वर्बल कम्युनिकेशन ऑफ इमोशंस। अब बात करते हैं नॉन वर्बल की, तो उसमें वोकल एक्सप्रेशंस जैसे हाँ, व्हाट, जैसे हैं। इसके अलावा हमारी टोन, पिच, स्पीड, इंटेंसिटी। ठीक है, ये सारे एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं फेशियल एक्सप्रेशंस की। तो हमारी आंखें कितनी ज्यादा खोल रहे हैं, कितनी बंद की हुई हैं। फिर इसके अलावा हमारे होंठ, अक्सर हम मुंह बुलाते हैं ना, मुंह बसोड़ लेते हैं ना, होंठ चढ़ा लेते हैं, कभी कभी जुबान चढ़ाते हैं। इट डिपेंड्स हमारे अपने सिचुएशन पर या हमारे अपने इमोशंस पर। फिर इसके अलावा हम आईब्रोज है चढ़ा लेते हैं, फ्राउनिंग कर लेते हैं कभी कभी, एंड सो ऑन। इस तरह हैंड, शोल्डर और जो है हमारी नेक वगैरह की, हेड वगैरह की मूवमेंट। ठीक है, जैसे कि खुशी में हमारी स्माइल डीप होती है, इस तरह जब हैरान होते हैं तब हमारी आंखें बाहर को निकली हुई, पूरी खुली हुई, ऊपर चढ़े, हमारे जो आईब्रोज हैं वो ऊपर चढ़ी हुई होते हैं, और हमारा मुंह थोड़ा खुला हुआ होता है, दैट इज हैरानगी। हम में आईब्रोज नीचे गिरे हुए, आंखें आधी बंद होती हैं, और जो है होंठ जो है नीचे की तरफ फैले हुए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देयर आर मोटर एक्टिविटीज या बिहेवियरल एक्सप्रेशन, तो जैसे कि गुस्से के वक्त मारना, हिटिंग, अवॉइडेंस के लिए छुप जाना, ये चीज को ना करना। फिर अगर कोई कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन है तो उसके लिए हार्ड वर्क करना।
जैसे कि कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन है, मैं तो इस बार फर्स्ट आऊंगा, आई हैव एन इमोशन ना। मुझे लास्ट टाइम उसने हर्ट किया था, मेरी क्लास मेरे फेलो ने मुझे लास्ट टाइम हर्ट किया था, उसने मुझे बोला था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, इस दफा मैं उसको फर्स्ट आके दिखाऊंगा। इफ समवन इज मोटिवेटेड तो उसका हार्ड वर्क डेफिनेटली हम देख सकते हैं उसको, मोटर एक्टिविटी है, बिहेवियर रिस्पॉन्स है, एंड सो ऑन। एस्केप करना है तो बंदा भाग जाएगा। अब हम बात करते हैं, यहाँ 3 तरह की थेरीज है, हम तीन थेरीज पढ़ेंगे, जेम्स लेन, कैननबर्ग और कैचर सिंगर। जेम्स लेन के मुताबिक हुआ ये कि सबसे पहले हमारे पास एक स्टिमुलस प्रेजेंट होता है, स्टिमुलस मतलब इवेंट अकर होता है, उसका अराउजल होता है। अराउजल इज द स्टेट ऑफ अवेयरनेस, ठीक है, अराउजल इज द स्टेट ऑफ अवेयरनेस। तो सबसे पहले इवेंट अकर हुआ और हमें अराउजल हुआ, उसके बाद होता ये है कि हमारा फिजियोलॉजिकल रिएक्शन आता है, जैसे कि कोई मर गया है, इवेंट अकर हुआ और हमें अराउजल हुआ कि कोई मर गया है। नाउ फिजियोलॉजिकल रिएक्शन वुड बी रोना, ठीक है, फिजियोलॉजिकल रिएक्शन है। उसके बाद इमोशनल एक्सपीरियंस आता है हमारा, दैट इज सैडनेस। तो उसके मुताबिक सबसे पहले कोई मरता है, फिर हम रोते हैं, फिर हम फील करते हैं कि हम सैड हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि वी फील सैड बिकॉज वी क्राई, हम रोते हैं इसकी वजह से हम फील करते हैं हम सैड हैं। फिर हम पे अटैक होता है जिसकी वजह से हम फील करते हैं हम गुस्से में हैं। वी फील अफ्रेड बिकॉज वी ट्रैवल, हम कांपते हैं इसीलिए हम महसूस करते हैं कि हम कांप रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कैनन बोर्ड की, तो कैनन बोर्ड क्या कहता है कि नहीं भाई तुम गलत कहते हो, हम जो है ना, हमारा जो पैगाम आता है, जैसे कि कोई सिचुएशन अकर होती है, हम उसे परसीव करते हैं, तो वो जो हम रोते हैं और हम लोग महसूस करते हैं कि हम सैड है ना, वो दोनों काम इकट्ठे होते हैं। जैसे कि इसने बोला है कि हम चीज को परसीव करते हैं और फिर वो जो इमोशनल एक्सपीरियंस होता है, जैसे कि मैं सैड हूँ, और साथ ही साथ हमारा फिजियोलॉजिकल अराउजल होता है, बॉडी चेंजेस होते हैं, जैसे कि मैं रो रही हूँ, तो ये दोनों इकट्ठे होंगे, ठीक है। उसने तो कहा था ना कि पहले एक्सपीरियंस होगा, सॉरी इवेंट होगा, फिर मैं रोऊंगा और फिर मैं सैड फील करूंगा। फिर मैंने कहा नहीं, इवेंट होगा, फिर मैं साथ ही रोऊंगा और साथ ही मेरे बॉडी में मेरे बॉडी में चेंजेस आ रहे होंगे, मैं साथ ही रोऊंगा, गमगीन होऊंगा और साथ ही साथ मैं सैड महसूस करूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्रिटिसिज्म है कैननबर्ग और जेल्सलेन का, ये आपने पढ़ना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देयर इज स्केचर सिंगर। स्केचर सिंगर के मुताबिक पहले स्केचर सिंगर ने जो हमारी थ्योरी प्रेजेंट की थी ना, उसने 2 फैक्टर्स बताए थे। सबसे पहले है इट्स बॉडी अराउजल, उसकी हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। नेक्स्ट आती है सिचुएशनल कॉग्निशन या कॉग्निटिव लेबल, ठीक है। यहाँ तो होता ये है कि हम लोग सबसे पहले बॉडी चेंजेस आते हैं, उसके बाद उस सिचुएशन को हम कॉग्निटिव लेबल देते हैं, दैट जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज नॉट सेफ, आई एम सेफ, दिस एनवायरनमेंट इज गुड, इस तरह का कॉग्निटिव लेबल, ठीक है, या प्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव, समथिंग कॉग्निटिव लेबल। अब इसके मुताबिक हमारे जो इमोशंस है ना, ये डिपेंड करते हैं हमारी बॉडी की स्टेट पर, और फिर जो हमारी बॉडी है ना, वो डिपेंड करती है हमारे कॉग्निशन, परसेप्शन और मेमोरीज पर, क्योंकि इसको इंटरप्रिटेशन करनी होती है हमारी उन थॉट्स की जो हमारे इवेंट्स के बारे में है।
सो इसके मुताबिक होता ये है कि हमारी जो अवेयरनेस ऑफ फिजियोलॉजिकल अराउजल, वो इवेंट के बारे में अवेयरनेस, एंड हमारा जो कॉग्निटिव लेवल है, ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं और फिर हम लोग इमोशन महसूस करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। इसके मुताबिक एक आदमी है, इमेजिन करें एक आदमी डार्क स्ट्रीट में, उसको अचानक एक साया दिखता है जिसके हाथ में पिस्टल है। दिस इज व्हाट अराउजल, ठीक है। अब कॉग्निटिव लेवल क्या होगा इस साए विद पिस्टल का? डेफिनेटली क्या होगा? आई एम अनसेफ, ठीक है। और फिर एक जो है बॉडी में स्टिरअप स्टेट बन जाएगी, ठीक है। उस स्टिरअप स्टेट की वजह से हमारा जो फियर, जो इमोशन होगा, जो हम एक्सपीरियंस करेंगे, दैट इज फियर। पहले अराउजल हुआ, यानी कि उस सिचुएशन बनी उसके साथ, और उसके बाद उसको कॉग्निटिव लेबल लगा दैट आई एम अनसेफ, और उस अनसेफ की वजह से जो ब्रेन है उसमें स्टिर अप सिचुएशन बन गई। एंड देन उसके बाद, इन दोनों के बाद, देयर इज अ इमोशनल एक्सपीरियंस, दैट इज फियर, आई एम अफ्रेड, ठीक है। सो ये 3 थ्योरीज पढ़नी है आप लोगों ने। स्केचर सिंगर, इसके मेन आइडियाज मैंने आपको दे दिए हैं। इसके मुताबिक कॉग्निटिव लेबल है ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कॉग्निटिव लेबल ही तय करता है कि हम लोग किस चीज़ को किस तरह से परसीव करेंगे और क्या रिएक्शन देंगे। नीचे इसका एक एक्सपेरिमेंट है, वो भी इन्होंने लिखा हुआ है कि इन्होंने जो है 4 तरह के ग्रुप लिए। पहले ग्रुप को इन्होंने अच्छे इन्वायरमेंट में रखा, तो उन्होंने उस चीज़ को हैप्पीनेस के तौर पे लेबल किया, जिसकी वजह से वो खुश थे। तो उसके बाद एक ग्रुप को थोड़े रिस्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट में लगा, अनप्लेजेंट था, तो जिसकी वजह से वो थोड़े गुस्से में थे, एंगर था उनका, स्टेट लेबल एंगर था उनका। एंड देन उसके बाद कुछ थर्ड ग्रुप को उन्होंने थोड़ा सा डेंजरस माहौल में रखा, जिसकी वजह से उनका जो बॉडी चेंजेस भी थे और जो लेबल था वो अफ्रेड था या फियर था। और चौथा जो ग्रुप था उसको उन्होंने किसी भी स्टेट में नहीं रखा, तो उनका कोई किसी किस्म का जो है ना वो नहीं हुआ, कोई भी कॉग्निटिव लेवल नहीं था, कोई भी रिएक्शन नहीं था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हाँ, फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं हमारी बॉडी में। जब भी whenever there is emotional state, तो some physiological reaction take place in our body, ठीक है। सबसे पहले एड्रीनल ग्लैंड में एड्रीनलिन का रश होता है, और एड्रीनल ग्लैंड होता है किडनीज के ऊपर, ठीक है। सो या इमोशनल सिचुएशन, किसी भी इमोशनल स्टेट में एड्रीनलिन या एड्रीनल ग्लैंड का रश मिलेगा। रश मतलब बहुत ज्यादा सेक्रीट हो गई, ठीक है। और हमारे किसी भी इमोशनल सिचुएशन में ऑटोनॉमिक फियर सिचुएशन या किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन की बात हो रही है यहाँ पर। इमरजेंसी सिचुएशन में हमेशा जो है ना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम काम करता है। एक्साइटेटरी सिचुएशन भी हो सकती है, जैसे कि हाई फाई ताली मारना, या अचानक पता चला कि दैट यू हैव पास्ड योर एग्जाम विद द डिस्टिंक्शन, तो वो भी एक एड्रेनालिन रश ही होगा आपका, ठीक है। एक्साइटेटरी सिचुएशन है चाहे। अच्छा जी, होता ये है कि आप जो हो ना, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपका काम कर रहा होता है, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये ब्रेन का पार्ट है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम।
और इसके भी 2 तरह के पार्ट्स होते हैं, एक होता है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, वो तब काम करता है जब अराउज़ल होता है, यानी कि जब अवेयरनेस की स्टेट होती है, जब आपको एक्शन का टाइम आ रहा होता है। तो ये करता क्या है, ये आपके हार्ट रेट तेज़ करता है या बहुत तेज़ कर देता है एकदम से। आपका ब्लड जो है बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है, आर्टरीज़ डायलेट हो जाती हैं, आपका प्यूपिल भी फैल जाता है, आर्टरीज़ भी फैल जाती हैं, ताकि प्यूपिल फैलता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हो। और जो आपका आर्टरीज़ फैलती हैं तो इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके बॉडी में खून जा सकता है, आपका टेम्परेचर हाई हो जाता है बॉडी का, आपको जो है सांस तेजी से आ रहा होता है, आपका जो ये ट्रैकिया है, सांस की नाली, ये भी फैल जाती है ताकि ज़्यादा सांस आ सके। फिर इसके अलावा आपका जो लिवर है, ये आपकी बॉडी में शुगर ज़्यादा बनाना शुरू कर देता है, और जो आपके पैंक्रियाज है, वो इस शुगर को रिफाइन करके ग्लूकोज में तब्दील करना शुरू कर देता है जल्दी जल्दी, ताकि आप में एनर्जी आ जाए, एनर्जी बूस्ट हो आपकी। फिर इसके अलावा आपका जो डाइजेशन का सिस्टम है वो बहुत स्लो हो जाता है, ताकि आपकी एनर्जी फजूल में यूज़ ना हो। ऑलरेडी खून में जो मौजूद एनर्जी है उसको यूज़ करते हैं ये सब के सब। ब्लड प्रेशर तेज़ हो जाता है। अब यहाँ पे 3-4 सिचुएशन लिखी हुई हैं, जैसे कि रिलैक्सेशन में क्या होता है, आपका ग्रीफ में किस किस्म की बॉडी होती है, इसके अलावा एंगर में क्या होता है, फियर में क्या होता है। रिलैक्सेशन में आपकी बॉडी जो है एक्टिवेट हो जाती है, उसमें वर्क करने के लिए एक्टिवेट होती है। हैप्पीनेस में स्टमक आपका भूख प्रोड्यूस कर रहा होता है, सर्कुलेशन नॉर्मल होती है, सर्कुलेशन और हार्ट रेट भी एक्सेलरेटेड हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा तेज हो जाता है, फेस रेड हो जाता है, ग्लो करता है, ब्रेन जो है नर्व्स रिलैक्स होते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा लव, और अगर आप वो लव और जो लव वाला इंस्टिंक्ट है, तो वो लव और आपके जो है सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, उसमें जो एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादा हो रही होती हैं, और आपके वो हार्मोन्स स्पेसिफिकली सिक्रीट हो रहे होते हैं। तो उसके अलावा ग्रीफ में डेफिनेटली टीयर ग्लैंड काम कर रहा होता है बहुत ज़्यादा, ताकि आपके आंसू निकल सकें, ठीक है। फिर आपका जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी डिस्टर्ब होता है, आपको वापस नॉर्मैलिटी की तरफ ला नहीं पा रहा होता है। ग्रीफ होता है ना, लॉन्ग टर्म हो जाता है ये। हार्ट रेट स्लो डाउन होता है, लंग्स की मूवमेंट भी स्लो डाउन होती है। ग्रीफ की बात हो रही है, ग्रीफ का मतलब गमी, शदीद गमगीन, लंबे अरसे तक गमगीन रहने वाली स्टेट। फिर हंगर, स्लीप, थर्स्ट, फटीग, ये ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। बार बार इरेलीवेंट टॉकिंग हो रही होती है, एंड सो ऑन। ये सारे के सारे हैं, यू जस्ट नीड टू गो थ्रू विद दीज। फियर की स्टेट में आप कुछ भी कर लेते हैं। ये सारे के सारे जो प्रॉब्लम जो मैंने आपको ऊपर बताए हैं, ये आप इधर कर सकते हो। जैसे कि मैंने बोला था आपको, हार्ट रेट, फियर में हार्ट रेट और पल्स रेट स्लो डाउन हो जाता है। इसके अलावा डाइजेशन भी इफेक्ट होती है, हमारा गला भी सूख जाता है, और जो है हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ कभी कभी ये स्लो डाउन हो जाती है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा हो सकती है, और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप बिल्कुल बेहोश हो जाओ। इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। अगर तो बंदा प्रॉब्लम सॉल्विंग है तो फिर इसका हार्ट रेट तेज़ होगा, जो है साथ साथ इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, डाइजेशन तो इफेक्ट डेफिनेटली होगी, पल्स रेट भी हाई होगा, और वो कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठा लेगा जिससे वो सेफ हो जाए, ठीक है। स्वेटिंग वगैरह जो हो रही होती है वो भी बहुत ज़्यादा हो रही होती है। अब फियर की ही बात करें तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट एक ना मिसाल शेयर की हुई है कि फियर में अगर आपका बॉडी फाइट या फ्लाइट के लिए तैयार हो जाए, तो हुआ ये था कि 14 साल का एक बच्चा था जिसने वर्ल्ड वॉर 2 में
अपनी जान को बचाने के लिए एक ऐसी लंबी दीवार से छलांग मारी जिसे कोई भी आदमी छलांग नहीं मार सकता था, और अगर मारता तो वो वापस बचता नहीं। लेकिन वो बच्चा बच भी गया, और जब वापस वो आया तो उसने देखा कि ये तो नामुमकिन है, ये दीवार चढ़ना ही नामुमकिन है, इससे किस तरह मैंने छलांग मार दी थी। दिस इज व्हाट, दिस इज द पावर ऑफ योर ब्रेन, पावर ऑफ योर कैपेसिटीज। आपका जो सबकॉन्शियस है उसकी उसकी पावर है ये, उसने खुद को बचाया। ठीक है, एंड दिस इज ऑल विद द इमोशंस चैप्टर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देयर इज मोटिवेशन। Chapter number 7. A motivation is the word derived from a Latin word named motivus. A motivus का मतलब है to do something to achieve your goal. ठीक है, मेरी आवाज आ रही है क्लास? जी मैम आ रही है। पिछला जो चैप्टर हमने गुजारा है उसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपको? ऑल राइट, हम आगे बढ़ते हैं मोटिवेशन को। एक्चुअली जो जो चीज़ें मैं पढ़ा रही हूँ बस उतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना आप लोगों ने, ठीक है? तो आपने परेशान नहीं होना कि पता नहीं शायद सारा सारा चैप्टर पढ़ना है और किस तरह कवर करेंगे। जो पढ़ा रही हूँ, जैसे पढ़ा रही हूँ, जो जो टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ उसको इन डिटेल ज़रूर पढ़ना है। ऐसा नहीं है जो टॉपिक्स 2-4 लाइनें पकड़ ली एंड दैट्स इट, नहीं। मैं आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रही हूँ, बाकी आपने खुद पढ़ना है। जैसे जो जो टॉपिक्स मैं पढ़ा रही हूँ उन टॉपिक्स को आपने इन डेप्थ पढ़ना है, ठीक है? मोटिवेशन का की अगर हम डेफिनेशन देखें तो it prepares an individual to work to accomplish his objective. ठीक है, नेक्स्ट एक और बात करें तो मोटिवेशन इज स्टडी ऑफ कंडीशन दैट अराउज, सस्टेन एंड डायरेक्ट बिहेवियर। द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द इंटरनल कंडीशंस आर कॉल्ड मोटिव्स which direct the organism towards specific goal. ठीक है, मोटिवेशन हमें एक्चुअली स्पेसिफिक गोल की तरफ लीड करती है। अब मोटिवेशन को कौन जगाता है? तो देयर इज अ नीड होगी तो मोटिवेशन होगी ना। सो नीड इज अ मोटिवेटेड स्टेट विच इज कॉज्ड बाय अ फिजिकल डेप्रिवेशन, जैसे कि लैक ऑफ फूड, लैक ऑफ वाटर। ठीक है, दिस इज नीड। अब नीड की कुछ टाइप्स होती हैं, जैसे कि फिजियोलॉजिकल टाइप्स, बायोलॉजिकल जैसे कि हंगर, थर्स्ट, फूड वगैरह। फिर उसके बाद सोशल नीड्स, जैसे कि किसी से मिलना जुलना, पार्टनर होना, टू हैव लव वन एंड टू बी लव्ड एंड सो ऑन, सोसाइटी में पार्टिसिपेशन वगैरह। तो उसके बाद देयर इज अ साइकोलॉजिकल नीड। साइकोलॉजिकल नीड होती है आपकी अटेंशन हो गई, जैसे कि हो गया क्वेस्ट ऑफ नॉलेज, क्यूरियोसिटी एंड सो ऑन, ये आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं। अब नीड्स ऑफ हायरार्की हमने अभी पढ़ा, लेडर ऑफ लाइफ, फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिर सेफ्टी नीड्स, बिलोंगिंगनेस, ये लव नीड्स, फिर स्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सो ये भी यहाँ पढ़ लीजिएगा दोबारा से। अब नीड को राइज करने वाली क्या होती है? नीड को राइज करने के लिए देयर इज अ ड्राइव। ड्राइव इज अ स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल टेंशन इंड्यूस्ड बाय द नीड। ठीक है, ये फिजियोलॉजिकल टेंशन होती है जो कि हमारी नीड होती है, वो वॉक करती है। ठीक है, अब नीड और ड्राइव में क्या फर्क है? नीड इज द अवेयरनेस ऑफ दैट डेफिशिएंसी, मगर जो हम लोगों को साइकोलॉजिकली या फिजिकली टेंशन फील होती है ना, दैट इज ड्राइव। ठीक है, नीड होती है अवेयरनेस स्टेट, अराउजल, बट वो अराउजल की वजह भी तो होती है ना फिजियोलॉजिकल, जैसे हंगर पैंग्स हुए, जिससे क्लिक किया कि यस मुझे भूख लगी हो सकती है, मेदे में एकदम से पैंग्स उठे, एकदम से
साइकोलॉजिकली इंटरप्रेट किया है मैंने कि लगता है मुझे भूख लगी है, सो देयर इज साइकोलॉजिकल टेंशन एज वेल, कुछ खा लेना चाहिए। तो फिर देन देयर इज अ नीड टू हैव समथिंग, टू हैव अ फूड। फिर उसके बाद, उस नीड के बाद व्हाट मोटिवेट्स यू, वो आपकी मोटिवेशन लेवल इज, आप उठे और उठ के कैंटीन का रुख कर लिया है, कैंटीन चले गए हो, दैट इज योर मोटिवेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं ड्राइव एज एन इंटरनल स्टिमुलाई। लोकल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, लोकल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के मुताबिक जो है हम अपनी जो नीड होती है उसके, इंटरनल नीड के जो एक्सप्रेशन करते हैं वो थ्रू ड्राइव होती है, और ड्राइव भी स्पेसिफिक ऑर्गन्स के थ्रू, जैसे कि भूख लगी है हमें तो कैसे पता चलेगा, थ्रू ड्राइव पता चलेगा। जैसे कि मुझे हंगर पैंग्स उठ रहे हैं, तब मुझे पता चलेगा कि ओ देयर इज समथिंग इंटरनल स्टिमुलाई, इंटरनली पैंग उठ रहे हैं जिसकी वजह से मुझे पता चलेगा ओ देयर इज अ नीड टू हैव सम फूड। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ड्राइव एज अ इंटरनल स्टेट थ्योरी, यानी कि ड्राइव जो है डिफरेंट तरीके से काम कर सकती है। इसके दो रोल्स हैं हमारी लाइफ में। एक तो ये है कि बॉडी में होम्योस्टेसिस, एक्विलिब्रियम या बैलेंस क्रिएट करना। ठीक है, होम्योस्टेसिस, इक्विलिब्रियम एंड बैलेंस एक ही चीज़ है। बॉडी में बैलेंस की स्टेट कायम करना, कोई भी चीज़ ज़्यादा या कोई भी चीज़ कम ना हो। ठीक है, फिर इसके साथ साथ इसका रोल होता है कंज्यूमेटरी रोल होता है, कंज्यूमेटरी बिहेवियर, यानी कि जो चीज़ आए ले लो, खा लो, कंज्यूम कर लो। ठीक है, सो इसकी एनर्जी जो प्रोड्यूस करने की कुछ कंडीशंस होती हैं। स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी, इसके मुताबिक ड्राइव फुलफिल होने से कुछ देर पहले हमारी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। रिचर्ड एक इन बंदा था, इसने एक्सपेरिमेंट किया था कि 24 घंटे माइस को उसने भूखा रखा, और जब उसने देखा कि जिस घंटे वो खाना देने वाला था उससे बिल्कुल 1 घंटा पहले माँ जो चूहिया थी उसकी एक्टिविटी बहुत इंक्रीज हो गई थी। तो इसने बोला कि हम सबको खाना खाने से पहले एक्टिविटी इंक्रीज होती है और खाना खाने के बाद हमारी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, पीरियोडिसिटी, और ऐसा होता है डेफिनेटली, खाना खाने के बाद हमें ना बहुत नींद आना शुरू हो जाती है, हमारा दिल करता है जरा थोड़ी देर लेट जाए। अब पीरियोडिसिटी, वक्फे वक्फे से, जैसे हमारा पीरियड हमने सेट किया होगा उस तरह से हम लोगों को भूख लगेगी। जैसे कि हर कुछ लोगों को हर 2 घंटे बाद लग जाती है, देयर इज अ ड्राइव टू ईट समथिंग। फिर कुछ लोगों को ने शाम और सुबह का इंटरवल सेट किया होता है, सो उनको उस हिसाब से लगती है। फिर कुछ लोगों ने जो है अपना इंटरवल सेट किया होता है कि सिर्फ रात को खाएंगे, तो उनको उस हिसाब से भूख लगती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देयर इज कंज्यूमेटरी बिहेवियर। बीएफ स्किनर के मुताबिक हम लोगों को जब बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है तो स्टार्टिंग में हम बहुत ज़्यादा स्पीडीली खा रहे होते हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हमारी नीड फुलफिल होती चली जाती है तो हम लोग स्लो डाउन कर लेते हैं और आखिर बंद कर देते हैं। उसके बाद देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन बॉक्स स्टडीज, जिसके मुताबिक हुआ ये था कि हम सब की एक स्पेसिफिक लिमिट होती है नीड को बर्दाश्त करने की। ड्राइव की एक स्पेसिफिक लिमिट होती है जब तक वो शदीद टेंशन नहीं क्रिएट करती, या जब तक उसके फिजियोलॉजिकल जो है आपको सिम्टम्स नहीं आना शुरू होते। ये जैसे ये भूख की एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा एक्सीड करेगी तो हमारी बॉडी वीक महसूस करना शुरू कर देगी और काम करना थोड़ा स्लो डाउन कर देगी और आहिस्ता आहिस्ता बंद कर देगी। उसके बाद हम बात करते हैं स्पेसिफिक हंगर। अगर हमें मीठे की तलब है, मीठे की ड्राइव है, तो हम मीठा खाएंगे तो ही ठीक होगा, अदरवाइज हम ठीक नहीं हो सकते, हमारी वो ड्राइव जारी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें हॉर्मोन्स की, तो ड्राइव की वजह से जो हॉर्मोन्स है ना वो स्टार्टिंग में बहुत तेजी से काम करते हैं। व्हेनेवर देयर इज इमरजेंसी स्टेट, हमारे हॉर्मोन्स पहले से ज़्यादा और पहले से जो है ना स्पीडीली काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट में
हमारी जो ड्राइव है ना, हम उसको एज ए रीइंफोर्सर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि बच्चे की ड्राइव है, उसने मीठा खाना है, ठीक है। अब वो मीठा जब उसने खाना है तो आपने उसको कहा है कि भाई नहीं सॉरी, तुम्हें चॉकलेट तब मिलेगी जब तुम स्पेसिफिक जाओगे, तुम अपनी अलमारी साफ करके आओगे, ठीक है। तो भाई उसने जब अपनी अलमारी साफ कर ली, तब आपने उसे चॉकलेट दे दी। नेक्स्ट जब भी आपने उसे उसने चॉकलेट खानी है, तो आपने उसको कंटिंजेंट कर दिया या उनको रीइंफोर्स कर दिया, कंडीशन कर दिया कि आप अलमारी साफ करोगे तो चॉकलेट मिलेगी। तो उसको पहले अपनी अलमारी चेक करनी पड़ेगी कि वो साफ है, तो वो ठीक है, आपको कहेगा कि यस इट्स क्लियर, तो आप उसे चॉकलेट दे दोगे। और अगर नहीं साफ, तो फिर वो उसे साफ करनी पड़ेगी और फिर वो चॉकलेट लेगा। दिस इज व्हाट रीइंफोर्सर, दिस इज रिवॉर्ड। हम ड्राइव को एज अ रीइंफोर्सर भी यूज कर सकते हैं। नाउ देयर इज ड्राइव एंड मोटिव्स में जो फर्क है, मोटिव्स इटसेल्फ एक बड़ी चीज है, जिसमें आपके किसी भी तरह का मोटिव हो सकता है, जैसे कि बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल। लेकिन जो नीड है और जो ड्राइव है वो सिर्फ बायोलॉजिकल होती है, ठीक है। इसके अलावा हमारी जो हाँ, मोटिव एक बड़ी पिक्चर है, जबकि ड्राइव एक छोटा पार्ट है उसका, ठीक है। नीड इज अ डेफिशिएंसी और deprivation of some chemical matter in the body, जबकि ड्राइव is the state of tension which occurs due to that deficiency, और the need arousal, whereas the motive is composed of both need and drive, ठीक है। नीड deprivation of chemical matter in the body, और जो ड्राइव है वो जो टेंशन की स्टेट है उस डेफिशिएंसी की वजह से, वो है आपकी नीड और वो है आपकी ड्राइव, ठीक है, जो कि आपको नीड की तरफ लेके जाती है। और जो मोटिव है ना, वो इन दोनों से मिलके बनता है। दैट्स इट फॉर द टुडेज लेक्चर। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ लें। नहीं है तो CR इनकी अटेंडेंस लगा लें। ये 29 है क्लास में। आप लोगों की एक असाइनमेंट ड्यू है, वो मैं आज डिज़ाइन करके आप लोगों को सेंड कर दूंगी विद द रूब्रिक, और स्पेसिफिक टाइम इंटरवल भी होगा जिसमें आपको सबमिट करानी होगी वो। इंशाल्लाह अब मेरे यहाँ पे मिड्स होने वाले हैं। यूं ही डेट आती है तो फिर मजीद उस पर भी बात कर लेंगे हम। कोई क्वेश्चन है तो मैम प्लीज पूछ लें। मैम अभी लास्ट में आपने बताया कि जो नीड्स होती हैं स्पेसिफिकली बायोलॉजिकली, एक दो चीज जो आपने बताया था वो दोबारा रिपीट कर। नीड होती हैं बायोलॉजिकली, सॉरी ड्राइव होती हैं बायोलॉजिकल, ठीक है। जैसे कि देयर इज सम फिजियोलॉजिकल, देयर इज अ डेफिशिएंसी विद इन यू, तो उस डेफिशिएंसी को महसूस करने के लिए मुझे ड्राइव होनी चाहिए, यानी कि हंगर पैंग्स उठने चाहिए, ठीक है। भूख लगी है, नीड है खाना खाने की, लेकिन उसके लिए मुझे कैसे पता चलेगा खाना खाने की नीड है जब तक मुझे हंगर पैंग्स नहीं उठेंगे। सो हंगर पैंग्स उठना, फिजियोलॉजिकल टेंशन, दिस इज ड्राइव। उस फिजियोलॉजिकल टेंशन की वजह से नीड का महसूस होना इज नीड, अराउजल नीड है। और फिर इन दोनों को मिलाकर आई विल बी मोटिवेटेड टू गो टू कैफेटेरिया। दिस इज मोटिवेशन। जो मोटिव है वो माई नीड और ड्राइव दोनों को मिला के बनता है। ये एक्चुअली आप अपना बुक खोलेंगे ना, बुक का चैप्टर मोटिवेशन 7 चैप्टर है, 7 और 8 चैप्टर पढ़ाया मैंने आपको, ये कहीं और से नहीं है। और जितना भी अभी तक आपको मैंने पढ़ाया वो ज्यादातर आपकी बुक में से ही है। और मगर अगर 2-4 आपके ज्यादा हैं चीजें, तो वो आपको इंटरनेट से पढ़ लीजिएगा उसको, दैट्स इट। इंटरनेट आपको चैट जीपीटी, आपका गूगल, हर चीज भरी पड़ी है आपके पास, आउटलाइन आपके पास मौजूद है, दैट्स इट। अभी तक हम लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा है, 5वां चैप्टर जो कि लर्निंग वाला चैप्टर है वो पढ़ा है, साथ में 11वां चैप्टर जो कि हमारा पर्सनालिटी वाला चैप्टर है शायद, वो पढ़ा है। फिर साथ में हमने 7वां और 8वां चैप्टर पढ़ा आज। अब एक रह गया थिंकिंग का।
वो मैं देखती हूँ क्या करना है उसका। अगर नेक्स्ट हुआ तो वो पढ़ा देंगे, नहीं तो देखते हैं उसका क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज आई हैव टू लीव द क्लास। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, आई एम लीविंग द क्लास एंड मिस्टर नजीब प्लीज इन लोगों की रोल कॉल ले लें। और आज के टॉपिक हमने जितना पढ़ा है, जितने टॉपिक्स, जितने पॉइंट्स पढ़े हैं, एक ग्रुप बनाएं, मुझे उसमें ऐड करें और उस ग्रुप में वो सारे पॉइंट्स ऐड करके सेंड कर दें इनबॉक्स में, ठीक है, टाइप करके। ठीक है मैम, मैं सेंड कर दूँ। ऑल राइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज। अटेंडेंस ले ली या किसी ने लीव करना तो भी जा सकते सर।